नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आज हम बात करेंगे कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देश में रेप के मामले को लेकर लंबे समय से तर्क और वितर्क का दौर चल रहा था और ऐसे मामलों को लेकर अपने अपने तरीके से लोग बहस में शामिल भी होते हैं। बहरहाल अब बालिग लड़की से रेप के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाएं झूठे मामले दर्ज करा रही हैं और इस तरह के झूठे मामलों में वो अनुचित लाभ उठाती है। बता दें कि कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वो पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती हैं, इसके बाद झूठे आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। हम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन सामाजिक विमर्श के मामले में कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों या महिलाओं को कानूनन सुरक्षा मिली है, इसलिए वो लड़कों या पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत बताई। कहा है कि वो जमीनी हकीकत पर नजर रखें। आपको बता दें कि ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वाराणसी के ओम नारायण पांडे की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि अदालतों को ऐसे जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कानून पुरुषों के प्रति बहुत पक्षपाती है। प्राथमिकी में कोई भी बेबुनियादी आरोप लगाना और किसी को भी ऐसे आरोप में फंसाना बहुत आसान है। बता दें कि रेप के मामलों को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी बयान दे चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा, डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। संगीन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, लॉजिकल कंक्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो है हिम्मत नहीं करे बदनाम करने की पुलिस को। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया, फिल्में, टीवी शो आदि के माध्यम से खुलेपन की संस्कृति फैल रही है। इसका अनुकरण किशोर, युवा लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। जब उनके आचरण की बात आती है तो भारतीय सामाजिक और पारंपरिक मानदंडों के विपरीत और लड़की और उसके परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठी FIR दर्ज कराई जाती है। कोर्ट ने कहा कि कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें कुछ समय या लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के और लड़कियों के बीच किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है और FIR दर्ज करा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि कानून एक गतिशील अवधारणा है और ऐसे मामलों पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि आजकल प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालतों में विशेषज्ञों या पुलिस थानों में मुंशी द्वारा तैयार लिखित आवेदन देना अनिवार्य है, जो कि हमेशा जोखिम भरा होता है। झूठे निहितार्थ का खतरा रहता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। विशेषज्ञ दंडात्मक कानून के प्रत्येक प्रावधान की सामग्री से अवगत होते हैं। वो आरोपों को इस तरह से शामिल करते हैं ताकि आरोपी को आसानी से जमानत भी न मिल सके। कोर्ट ने कहा कि अगर थाना प्रभारियों द्वारा लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज की जाए और विशेषज्ञों की भूमिका को बाहर रखा जाए तो झूठे मामलों में कमी आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक और जहां महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की पर चर्चा करते थे, हमेशा कोर्ट ने भी इस पर कहीं ना कहीं एक बहुत सॉफ्ट रुख हमेशा से अपनाया हुआ था। लेकिन अब ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके के कानून का फ़ायदा उठाते हैं, या इसमें कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो इसके अंदर उस जाल में फंस जाते हैं और उनको शायद कहते हैं कि निर्दोष होने के बावजूद भी सज़ा भुगतनी पड़ती है, या परिवार को बहुत परेशानी होती है। इस तरीके के मामले कई बार देखने को भी मिले हैं। लेकिन अगर हम इसी की तरफ दूसरे पहलू की बात करें, तो दूसरा पहलू ये भी है कि जहां हम उस देश में रहते हैं जहां पर हमने निर्भया कांड जैसे केसेस देखे, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ हमने वो भी देखा, तो आखिर ये हम कैसे पता लगाएं या हम ये कैसे समझेंगे कि इसमें किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं या कैसे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा ऐसे मामलों में, क्योंकि इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर अगर हम बात करें हाईकोर्ट का, तो ये टिप्पणी जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऐसी कुछ टिप्पणियां सुनते थे या महिलाओं के लिए ही कुछ ना कुछ बातें कही जाती थी, लेकिन इस बार ये कहीं ना कहीं पुरुषों के प्रति है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कानून है वो पुरुषों के प्रति काफ़ी पक्षपाती है। कई महिलाएं इसका फ़ायदा उठाती हैं। लंबे समय से लिव इन में रहने के बाद जब आपस में नहीं बनती तो इस तरीके से केस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से निर्दोष पुरुषों को भी सज़ा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, और कई जो केसेस हम लोगों ने इससे पहले देखे, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हमने देखे हैं। और साथ ही साथ ऐसे में ये टिप्पणी अगर हम उनके लिहाज से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ये। हमारे साथ महेंद्र दयाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व जज हैं हाई कोर्ट से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सीमा कुशवाहा जी से तो वैसे सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि निर्भया हत्याकांड में वो बहुत इन्वॉल्व रही हैं और ऐसे मामलों के साथ वो हमेशा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं। महेंद्र दयाल जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि ये जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है कि पुरुषों के प्रति कानून बहुत पक्षपाती रहा है, इस सेंटेंस को मैं पहले बात तो आपसे जानना चाहूँगी, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि देखिए अभी तक हम हमेशा महिलाओं के हित में टिप्पणियाँ सुनते थे या महिलाओं के फेवर में कोई चीज़ होती थी ऐसा हम सुनते थे, लेकिन इस बार पुरुषों के प्रति एक संवेदनशीलता दिखाते हुए कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, ये इसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि महिला अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है तो वो सही है, लेकिन इसमें कुछ पुलिस की जिम्मेदारी है और कुछ न्यायालय की जिम्मेदारी है कि इस बात की जांच की जाए और न्यायालय इस बात पर निर्णय करे कि आखिर जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो सही हैं कि नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है एक विशेष मामले पर, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपवाद सब जगह हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मामले झूठे होते हैं या अधिकतर मामले झूठे होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि जो झूठे हों और जिसमें महिला ने या किसी लड़की ने केवल बदला लेने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट लिखाई हो। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मामले या अधिकतर मामले झूठे होते हैं। ये अगर कोई महिला कोई यौन उत्पीड़न का या बलात्कार का आरोप लगाती है तो मेरी राय में उसको सीधे सीधे सही मान लेना उचित नहीं होगा, बल्कि उसके लिए पहले प्रारंभिक जांच अवश्य होनी चाहिए कि आखिर ये इस महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ सत्यता है भी कि नहीं, और यदि सत्यता पाई जाती है तो आगे जांच की जानी चाहिए और जांच करने के बाद आरोप पत्र लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आए, अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट था जिसको बदला था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि अगर कोई किसी व्यक्ति को छूता भी है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। और ये अभी हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर
पॉस्को एक्ट के तहत ही उस व्यक्ति को जमानत दी गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट है, लेकिन फिर भी हम ये जानना और समझना चाहते हैं क्योंकि आज भी महेंद्र दयाल जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो हम निर्भया हत्याकांड देख चुके हैं, हम अंकिता भंडारी हत्याकांड जानते हैं, हम कई ऐसे हत्याकांड जानते हैं जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ उनके साथ एक तो बिहेव किया गया और उसके बाद न्याय मिलने में कितना लंबा समय लगा। और अभी भी इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी मुझे लगता है आज भी महिलाएं न्याय के लिए, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो न्याय के लिए तरस रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो निर्भया हत्याकांड था या उत्तराखंड का आपने अंकिता भंडारी का हत्याकांड का रेफरेंस दिया है, ये बहुत ही विभत्स किस्म के अपराध हैं और ऐसे मामलों में आरोपी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही भयानक और बहुत ही विभत्स हत्याकांड रहे हैं। लेकिन जब से पॉक्सो एक्ट आया है, आपने देखा होगा कि उसमें अब अगर आप किसी महिला को घूर के थोड़ा सा देख लीजिए या उसके पीछे पीछे चल दीजिए या उसको उसके कहीं से उसके शरीर के किसी अंग पर चाहे हाथ पर ही हाथ लग जाए तो वो आप पर आरोप लगा सकती है कि साहब इन्होंने हमारा यौन उत्पीड़न किया, ये हमको छेड़खानी किया। तो ऐसे मामलों को जरूर गंभीरता से देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है वो उन्हीं महिलाओं पे लागू होता है जो अवयस्क होती हैं, क्योंकि अवयस्क महिला या अवयस्क लड़की की सहमति की कोई लीगल सैंक्टिटी या कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कानून ये मानता है कि जो 18 वर्ष से कम आयु की महिला या स्त्री है, उसकी सहमति या उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पॉक्सो एक्ट केवल उन्हीं महिलाओं पे लागू होता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। और 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो भले ही कोई कहे कि वो उसकी सहमति से हुआ है तो उसको नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु की महिला जो है वो सक्षम नहीं है अपनी सहमति देने के लिए। तो अगर उसकी सहमति है भी तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी महेंद्र जी आपके पास। सीमा समृद्धि कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ विनय कक्कड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को इतनी शिक्षित और इतने अधिकार नहीं थे। वो आदमियों के बस में रहती थी तो उनको इतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे हमने भारत में पूरे अधिकार उनको दिए हैं, उनको भी खुली छूट दी है कि वो भी महिलाओं और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। तो उनको भी पता लगने लग गया कि पुरुष किस हिसाब में क्या करते थे और महिलाएं, अब उनको पता लग गई कि क्या हिसाब में क्या करते थे। पहले की महिलाएं जो थी वो घर में बड़ों के सामने बोलती नहीं थी और क्या करती थी वो आपको पता ही होगा, आप भी महिला है एक और पता होगा। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उनको भी पता लग गया और सिनेमाओं में भी दिखाया जाता है कि कैसे कपड़े फाड़ लीजिए और आपके ऊपर में एलिगेशन लगा दीजिए। हो सकता है कि आज कोर्ट ने जो सोचा हो ये बहुत सोची समझी उनकी चीज हो। बहुत दिनों से इसके पीछे मनुष्य वाले भी ये पुरुष भी पड़े हुए थे कि कम से कम हमारी भी रक्षा करें। पहले पुरुष घबराते थे कि हम अपने महिलाओं के लिए अगर ये बोलने को जाएंगे तो समाज मानेगा नहीं, लेकिन अब समाज मानेगा क्योंकि उनको भी पता लग गया कि महिलाएं कितनी होती है। ये बहुत से केस भी आए हैं, बहुत जगह महिलाओं ने अपने पुरुष साथियों को पीटा है, उनके साथ में क्या क्या किया है और अपने सास ससुर को क्या क्या करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुरेश हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। शर्मा जी नमस्ते जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये महिला उत्पीड़न का मामला, रेप कांड का मामला जो चल रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने पहले शपथ ग्रहण लिया था। उसमें इन्होंने एंटी रोमियो चलाया था जिससे कि महिला अपराध पे अंकुश लग सके और किसी प्रकार की कोई घटना न हो सके। तो महिला अगर किसी थाने में जाती, कोई कंप्लेंट दिखाने किसी के प्रत्येक, तो उसको नीचे तय तक जाना चाहिए प्रशासन को। ये सही है कि गलत है कि उसने जो बताया वो लिख लिया, उसको उठा के अंदर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तय तक नीचे तक जाना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विनय कक्कड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणी की है, माफ कीजिएगा वर्डिक्ट नहीं, ये जो हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, इस टिप्पणी की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं
पुरुषों के लिए, ये पुरुषों के हित की बात है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कानून पुरुषों के प्रति पक्षपाती है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो उनके द्वारा दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर आज भी महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी। और मैं ये भी नहीं कहती कि हर महिला बहुत सही, कुछ हैं चंद लोग जिनकी वजह से आज हाईकोर्ट की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई है या ये टिप्पणी आई है। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी हाईकोर्ट की टिप्पणी पर। जी, सबसे पहले तो आपको और के न्यूज को धन्यवाद, इस सेंसिटिव मुद्दे को आज यहाँ पे लाके जनता को जागरूक करने के लिए जो आपने आज का ये टॉपिक लिया है। अब जो कोर्ट कह रहा है, न्यायाधीश कह रहे हैं, देखिए उनको तो डेप्यूट ही इसलिए किया गया है कि वो फाइनली एक फैसला दें, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मामले बहुत सारे झूठे आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं पूरे सिस्टम से। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम अपने भारतीय कानून को देखें, जहां पे लगातार ये डिबेट्स में हम सुनते आते हैं अधिवक्ताओं से और बाकी कानूनी जो जानकार हैं उनसे, कि बहुत सारे हमारे लॉज ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर हमारे लचर कानून व्यवस्था के कारण लोग फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए अब, कि क्योंकि जज खुद कह रहे हैं कि झूठे मामले आ रहे हैं, इसका मतलब पुलिस व्यवस्था अभी कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है ये आइडेंटिफाई करने में कि केसेस, जब वो प्राइमा फेसी जब एक केस आ रहा है उनके पास, उसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद वो जाते हैं वकीलों के पास। अधिवक्तागण अगर झूठे केस लड़ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बुनियादी और बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग उस पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने आप में झूठा है, और उसके बाद फिर अगर कोई जज ये बात कह रहा है, जैसा आपने खुद कहा कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ज्यादातर मामले झूठे हैं, इसका मतलब हमारे समाज का भी कहीं ना कहीं चारित्रिक और नैतिक पतन बहुत बड़े स्तर पे हो चुका है कि लोग झूठे केसेस को लेके न्यायालय में जा रहे हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा समाज बढ़ किस तरफ रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि सनातन संस्कृति जो अपने आप को विश्व गुरु कहती थी, जो दुनिया को रास्ता दिखाती थी, अगर वो समाज इस दोराहे पे आकर खड़ा हो गया है कि यहाँ पे न्यायपालिका कह रही है कि हमारे पास झूठे केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें वापस अपने मूल्यों पर, अपनी संस्कृति पर भी जाना होगा, जहां पर अगर आप हिंदी या संस्कृत में देखें, वहां पे तलाक या डाइवोर्स का हिंदी शब्द आज तक शब्दावली में मेरे को तो मिला नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं फिर उस संस्कृति पर वापस पुनः बैक टू अवर रूट्स भी जाकर देखना होगा कि जहां हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे अमेरिका के लास वेगस में ड्राइव इन डाइवोर्स के लिए वकील तैयार बैठे होते हैं, आप गाड़ी में बैठे बैठे तलाक ले सकते हैं। तो फिर आपको देखना होगा कि कहाँ हम वेस्टर्न वर्ल्ड को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, अपने से ज्यादा एडवांस मानते हैं, और उनकी संस्कृति को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है, एक ये पहलू भी है। और बाकी वो जो हमारे समाज का जो नैतिक पतन हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसी ये बात निकल के आई है जो एक न्यायाधीश के मुंह से हमें सुनने को मिली। बिल्कुल। विनय कक्कड़ जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। महेंद्र दयाल जी, एक प्रश्न मैं काफी देर से सोच रही थी पूछने के लिए कि भाई हाईकोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि ये जो फिल्में हैं ये कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रही हैं आज के युवाओं को। लेकिन हम अगर अपडेट करने की बात कहें, अपग्रेड होने की बात कहें, तो आज इस मॉडर्न होने के ज़माने में मुझे लगता है सेंसर बोर्ड भी मॉडर्न हो गया है। उसने भी कहीं ना कहीं अपना, जो पहले हम सेंसर बोर्ड की जो कैंची चलती थी, हम देखते थे अगर कपड़े में 1-2 इंच भी अगर छोटाई बढ़ाई है ना तो सेंसर बोर्ड कैंची चला देता था। लेकिन आज सेंसर बोर्ड कैंची नहीं चला रहा है। और मुझे लगता है कि अपग्रेड करते करते खुद को भी सेंसर बोर्ड ने अपग्रेड कर लिया, तो फिर सेंसर बोर्ड रखा ही क्यों है? अगर आप हाईकोर्ट ये बात कह रहा है कि ये फिल्म जो है या ये जिस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड जो आ गया है, जो कहीं ना कहीं अब बच्चों को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि अब आपको टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक रिचार्ज करा लिया, आप आराम से रात में बैठे हैं, फ़ोन लेकर बैठे हैं और आप उसमें नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे या कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं। इस पर मैं आपका ज़रा रिएक्शन चाहूँगी।
समाज में जो संदेश जाते हैं उसके लिए हमारा ये जो टीवी है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आजकल फिल्में आ रही हैं ये बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कुछ ना कुछ दोष माँ बाप का भी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से कैसे संस्कार देते हैं और किस माहौल में उनका पालन पोषण करते हैं और कितना वो देख रेख कर पाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस समाज किस सोसाइटी में है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनका माहौल पढ़ाई का कैसा है, रहने का कैसा है। ये इसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की भी होनी चाहिए और ये बिल्कुल पारिवारिक संस्कार पे ही निर्भर करता है। क्योंकि देखिए ये जो इस समय भारतवर्ष में हमने देखा कि जो यौन उत्पीड़न और ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए बहुत कुछ ये सिनेमा जिम्मेदार है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी में पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ इस पर, क्योंकि जो आजकल दृश्य फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं ये उस तरह के नहीं है कि जिनको घर बैठ के हम बच्चों के साथ देख सकें। बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड उनको पास करता है और सेंसर बोर्ड तो वो पास करता है कि जो सिनेमा हॉल में या टीवी पे दिखाए जाते हैं, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में आती हैं वो तो और भी ज़्यादा मैं कह नहीं सकता कि किस हद तक होती हैं कि जिनको आप बच्चों के साथ बिल्कुल बैठ के देख नहीं सकते। बिल्कुल जी, तो उस पर कोई रोक नहीं है। बहुत से बच्चे आजकल आज मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं, तो इसलिए ये बहुत हद तक माँ बाप का भी कर्तव्य है कि वो ये देखें कि उनका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, लैपटॉप पे क्या देख रहा है। तो इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है। केवल हम समाज को दोष दें या केवल फिल्मों को दोष दें यही काफ़ी नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद कोर्ट की जो टिप्पणी पुरुषों को लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि कानून पुरुषों के प्रति काफ़ी पक्षपाती है और लिव इन में लंबे समय से जो रहते हैं लड़का और लड़की, वो उसके बाद जब आपस में नहीं बनती तो इस तरीके के मामले ज़्यादातर देखने को मिले। अब हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये कहीं ना कहीं कई सवाल मन में पैदा करती है, क्योंकि अब हाईकोर्ट को अगर इस तरीके की टिप्पणी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि इस तरीके के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम उस देश में भी रहते हैं जहां पर तमाम ऐसे चाहे वो निर्भया हत्याकांड हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर आते रहे हैं जिनको न्याय मिलने में इतनी देरी हुई। उसके बावजूद भी अगर हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी आ रही तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से दर्शक हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। अजय जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना जी, पहले बच्चे सूट सलवार में जाया करते थे जी, और आज बच्चे जो है क्या है आप देखोगे छोटा मतलब जो है अपने निक्कर होते हैं जो है क्या बच्चों के, तो माँ बाप को बोलना चाहिए, एक जो है मीटिंग करनी चाहिए सभी को कि हमारे बच्चे स्कूल में ये नहीं पहन के आएंगे और आप कोई ड्रेस दूसरी बदलिए इसके बारे में। तो ये चीजें है ना जी बहुत वो है जो है क्या है। और दूसरी बात अपने हुड्डा साहब कह रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, ये हमें खाली हुड्डा साहब ये बता दें इसमें जो कमी रही है मुसलमानों का कमी है या हिंदू भाइयों की कमी है, इसमें खाली बड़ी राजनीति ना करें, हमें ये बता दें। चलिए ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौली सेठ जी जुड़ चुकी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सीमा मिश्रा जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। अनम्यूट कीजिएगा सीमा जी। हेलो जी, आई एम ऑडिबल? यस यस मैम, ये टिप्पणी काफी हद तक सही है क्योंकि काफी मामलों में मेल्स जो है इस मामले में पीड़ित साबित हो रहे हैं। कई कारणों से ये सब हो रहा है। कई बार देखने में आता है कि दो पार्टीज लिव इन रिलेशनशिप में हैं और जब आपस में कुछ उनमें मनमुटाव होता है तो फीमेल की तरफ से 376 लॉन्च करा दिया जाता है। कई बार पैसे का लेन देन होता है, घर वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें 376 इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार क्या है मैम, दोनों मामलों में ब्रेकअप हो रहा होता है, लड़की छोड़ना चाहती है, लड़का छोड़ता नहीं है, तो उसके लिए भी कई बार इस सेक्शन का सहारा लिया जाता है और इसके चलते एक जो मेल होता है उसकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है। तो इन मामलों में मेरा कहना है कानून तो अपना काम करे ही करे, लोगों को भी पर्सनली अवेयर होना चाहिए। जहां पर ऐसी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, ब्रेकअप को इजिली ब्रेकअप दिया जाए,
चीजों को ज्यादा खींचा ना जाए, और हमें खुद भी अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हमें जो है हनी ट्रैप टाइप पे फंसा लिया, वहां पर भी हमारा कुछ मॉरल काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ अवेयरनेस और कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा, तो वो हमारे समाज के लिए और सभी के लिए बेहतर है। लेकिन सीमा जी, हम तो ये भी जानते हैं कि कानून अपना काम बहुत हद तक ईमानदारी से नहीं करता। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया, और ये कौन सी महिलाएं हैं जो कि इल्ज़ाम लगाती हैं झूठे और उसके बाद पुरुषों को सजा हो रही है। ये भी तो समझने वाली बात है कि जो महिलाएं एक्चुअली नीड है उनको न्याय की, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, और जो पुरुषों को फंसाने जा रही हैं और वो पुरुष फंस रहे हैं। मैम, ये कई बार क्या है, कहीं पर जिनको नहीं न्याय मिल पा रहा है, वहां पर कभी कभी जो दूसरा जो हमारा पार्टी है वो कई बार इन्फ्लुएंस है, कई बार चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो पा रही है। वहां पर विक्टिम कभी कभी बहुत कमजोर है और हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे। वहां पर जो केसेस हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि चाहकर भी उनको लड़ने पर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। वहीं पर जहाँ झूठे रेप केसेस हैं वहाँ ट्रायल ही इतना लंबा हो जाता है कि अगर उससे मेल को बाद में एक्विटल किया जाए तो भी उसके साथ इतना नुकसान हो चुका होता है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ मौलिक से जी। देखिए, हम लोग, अगर आपको याद हो कि बहुत पहले जब अभी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की किसी की टिप्पणी आई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार या जिस तरीके के केसेस होते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता, इसको लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई टिप्पणी की गई थी और हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा भी की थी। और हम लोग ने उस वक्त इस बात का जिक्र किया था कि कई ऐसे बेचारे पुरुष होते हैं जो वाकई गुनहगार नहीं होते और उनको सजा मिल जाती है। और अब अगर हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आती है या हाईकोर्ट के जज अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो मामला काफी गंभीर है। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है वहीं से काम शुरू होता है और प्रशासन को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब इसे अगर हम इस टिप्पणी के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक नई बहस इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम महिलाओं की ही सुरक्षा को ठीक तरीके से नहीं उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे और अब हमें पुरुषों की सुरक्षा पर भी बात करनी पड़ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मेरे दिमाग में आती है कि हाँ, हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन ये जो शब्द ज्यादातर है, जो न्यायालय कहता है जब, तो उस बात का महत्व बढ़ जाता है। और ये जो शब्द ज्यादातर है ये मेरे लिए बहुत स्वीकार्य नहीं है। पहली बात तो ये, होते होंगे, बिल्कुल होते हैं ऐसे मामले, और आप इस चीज को एकदम से चाहें कि फुल स्टॉप लग जाए तो नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर ज्यादातर की बात करी जाए तो पीड़ित पक्ष महिला ही होती है और बहुत सारे पुरुष केवल ये आड़ लेके, कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे महिलाओं के बारे में देखा होगा, जो महिला थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, अपने फैसले खुद करना चाहती है, नहीं किसी की दखल पसंद करती, ऐसी महिला को कह दिया जाता है जी वो बहुत तेज है, बेचारा आदमी क्या करे। तो कई बार चीजें ये भी होती हैं और मुझे लगता है कि इन चीजों को वजह बनाकर जो तमाम तरह के महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए जो नियम बने हैं, अभी उन पे सवाल खड़ा करने का वक्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है पुलिस व्यवस्था थोड़ी सी स्ट्रांग हो और निश्चित रूप से पुलिस को निष्पक्ष ही होना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। और इसके लिए बहुत आसान से तरीके हैं। ये जो अड़ोस पड़ोस आसपास के लोग होते हैं ना, ये जो अपना पल्ला झाड़ते हैं, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा उस वक्त गलत मामले आना कम हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको मालूम है कि आसपास लोग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है लोगों की आंखें बंद होती हैं, उन्हें पता नहीं होता है। बड़े शहरों में फिर भी आप कहिए कि लोग अपने में सिमटे रहते हैं, पर हमारा उत्तर प्रदेश कम से कम अभी ऐसा है, और छोटे छोटे शहर है, बड़ी मेट्रो सिटीज को छोड़ दें तो अभी भी कस्बाई मानसिकता है, जहां लोगों को चिंता होती है कि मेरे घर में तो दाल बनी है, तुम्हारे घर में क्या पका है।
तो अगर आप इस तरह की चीजें ध्यान रख सकते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है दोनों के बीच। और जहां तक ये लिव इन और प्रेम संबंधों की बात है, मैंने पहले भी कहा, दोष रिश्ते में नहीं होता, रिश्ते की अप्रोच में होता है। आप एक संबंध में हैं, मैंने ज्यादातर मामलों में देखा है, स्पेशली लड़कियों के साथ, माँ बाप इतना ज्यादा उसे आत्मसम्मान और परिवार के सम्मान का मामला बना लेते हैं कि लड़की से कट ऑफ हो जाते हैं। वो बात ही नहीं करते हैं, वो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। जो दिल्ली में भी केस हुआ, उसकी वजह यही थी कि माँ बाप को उसकी स्टेटस या डीपी से पता लगता था कि वो क्या चेंजेस है। जब 5-6 दिन तक डीपी चेंज नहीं हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ हुआ होगा। भाई, डीपी बदलने का इंतजार क्यों कर रहे हो? संवाद बदलो ना, बात तो करो, बात सुनो तो, पूछो तो। और ये बात लड़कों के साथ भी होनी चाहिए। आप बात तो करिए। लड़के की मेल ईगो इतनी पैम्पर कर दी जाती है कि वो बता ही नहीं पाता कि मैं पीड़ित हूं। तो आप उसकी बात तो सुनिए। तो गुलाब बीवी से डरता है, इस तरह की चीजें क्यों? तो मुश्किल यहाँ बात करने की है। मुश्किल ये नहीं है कि कौन ज्यादा हावी हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिसको मौका मिलता है वो फायदा उठाता है। ठीक है मोनी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ नेपाल सिंह, एक दर्शक अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। जी, मेरा कहना यह है इसमें मैडम, पहले तो शुक्रिया आपने ये चर्चा चलाई। नेपाल जी, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, उसके बाद अपनी बात को फटाफट पूरा करिए। जी, नेपाल जी, दूसरी बात यह है कि जो ये ऐसे मामले आते हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव और लेडीज या लड़कियां और सामान्य लड़कियां पहचान में आ जाती हैं। प्राइमरी इंटरोगेशन पर ही पुलिस इसको इंटरोगेट करके मामले को FIR करने या ना करने में सक्षम है। बिल्कुल, देखिए नेपाल सिंह जी, यही बात हाईकोर्ट द्वारा भी कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश और इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। महेंद्र दयाल जी, देखिए मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर इस तरीके की टिप्पणी आई है, अब इसके बाद देखिए, लेकिन आपको नहीं लगता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको नहीं लगता कि इससे महिलाओं की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ जाएंगी? देखिए, हाईकोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, ये एक जमानत के मामले में की है। और अभी एक सेकेंड, मैं आपको माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ मैं। अभी आपने बोला था कि पॉक्सो एक्ट में नाबालिग बच्चों का, जो नाबालिग बच्ची के साथ या जिस तरीके से जो रेप के कांड होते हैं उनको लेकर ये चीजें लागू नहीं होती हैं, लेकिन ये पॉस्को एक्ट का ही मामला था जिस पर उन्होंने जमानत दी और ये टिप्पणी दी। जी, मैंने ये कहा था कि पॉक्सो एक्ट उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां पे पीड़िता जो है वो उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हाईकोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है कि ये अधिकतर रेप के मामले झूठे होते हैं, ये टिप्पणी एक जमानत के ही मामले में दी गई है कि किसी व्यक्ति को जमानत दी जाए या न दी जाए। मेरी राय ये है कि इस प्रकार की टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल यही कोर्ट को डिसाइड करना था कि जमानत दी जाए या न दी जाए। लेकिन ये टिप्पणी शायद इसलिए हो गई क्योंकि न्यायालय के संज्ञान में ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें कि ये पाया जाता है कि किसी महिला ने केवल बदला लेने की नीयत से या अपने पति के कहने पर झूठा आरोप लगाया। मेरे सामने भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें कि दो पुरुषों के बीच में मकान को लेकर के या खेत को लेकर के कोई झगड़ा है गांव में, और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ से रेप की एक रिपोर्ट लिखा दी। हाँ जी। जी, और बाद में ये पाया गया कि ये तो सिर्फ बदला लेने की नीयत से लिखाया गया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले एक कानून ये भी था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति इस तरह के जो यौन अत्याचार होते थे उसमें मुआवजा मिलता था, अभी भी मिलता है शायद।
लेकिन उसमें पहले ये कानून था कि एफआईआर लिखाते ही मुआवजा मिल जाता था। तो ऐसे मामलों में क्या होता था कि एफआईआर लिखाई गई, मुआवजा लिया और उसके बाद कोर्ट के सामने जाकर के कह दिया कि वो तो हमने गलतफहमी में मुकदमा लिखा दिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुआवजा ले लिया। अब शायद उसमें संशोधन कुछ ये कर दिया गया है कि जब सजा होगी तभी मुआवजा मिलेगा, नहीं तो उसके पहले मुआवजा नहीं मिलेगा। मेरे विचार से ये जो कानून में संशोधन किया गया ये बहुत आवश्यक था। कम से कम जो उस SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा था वो कुछ हद तक रुकेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि मेरे सामने भी ऐसे बहुत से मामले आए हैं न्यायालय में जिसमें मैंने पाया है कि ये मुकदमा झूठा है या झूठा हो सकता है। तो देखिए, हम लोगों का क्या है कि कोर्ट में हम लोग की कोशिश ये रहती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न होने पाए। भले ही कोई दोषी व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में छूट जाए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को दोषी मानकर उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये न्यायालय की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में कि वो साक्ष्य को बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करे। और ये बिल्कुल इस पर हमेशा 100% विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो महिला बोल रही है वो सच बोल रही है। उसके लिए जो है वो न्यायाधीश का अनुभव और जो और बहुत सी परिस्थितियां हैं उन पर विचार करने के बाद ये निर्णय लेना चाहिए कि ये महिला जो बोल रही है इसकी बात में कहाँ तक सत्यता है, विश्वसनीय है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये कहा है कि जो महिला कह रही है, जो आरोप लगा रही है, उसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान करके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो परिस्थितियां हैं उनको भी देखना चाहिए और इस बात पर भी, अपने अनुभव के आधार पर इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में जैसा ये महिला कह रही है ऐसा होना संभव था भी कि नहीं। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि बलात्कार का ये छेड़खानी का आरोप ऐसा लगाया जाता है कि जो बिल्कुल प्रमा फसाई या बिल्कुल सामने देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो उसमें हम लोग अपने अनुभव के आधार पर ये डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं थी और ये महिला अवश्य ही झूठ बोल रही है। उसके अलावा न्यायालय में जब वो महिला गवाही के लिए आती है तो उसके हाव भाव, उसकी गवाही देने का ढंग और ये भी कि क्या उसको पहले से सिखा पढ़ा के लाया गया है कि तुमको क्या बयान देना है, इन सब बातों पर भी विचार करना होता है। और इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो रिपोर्ट लिखाती हैं कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, लेकिन बाद में जब पुलिस उनका बयान लेती है विवेचना के दौरान तो उसमें कुछ और वो बढ़ोतरी कर देती है कि नहीं, उनके साथ तो ये भी था, उनके साथ तो ये भी थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा भी किया, उन्होंने वैसा भी किया। उसके बाद जब पुलिस उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है और वहां उनका बयान होता है धारा 164 में, जिसको हम लोग कलमबंद बयान कहते हैं, वहां जाकर के फिर वो उसको और बढ़ा चढ़ा करके बलात्कार का और कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार का आरोप लगा देती है। तो ये जो हर स्टेप पर, हर लेवल पर जो बढ़ोतरी की जाती है, इससे भी ये लगता है कि उसको हर बार जो है वो सिखाया पढ़ाया गया है। उसके बाद जब चौथी स्टेज आती है कि वो न्यायालय के समक्ष गवाही देने आती है, वहां पर वो फिर उससे जब जिरह की जाती है कि भाई देखो, तुमने जब रिपोर्ट लिखाई थी तो उसमें ये लिखा, जब तुमने पुलिस के सामने बयान दिया तो तुमने ये कहा, जब तुमने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया तो तुमने उसमें बढ़ा चढ़ा के ये कहा, और अब जब तुम न्यायालय आई हो तो तुम अब ये कह रही हो। महेंद्र जी, लेकिन ये जो एक चेन है ना, जैसे कि कहा गया कि प्रशासन के पास गई महिला, उसके बाद प्रशासन ने उसमें क्या किया, अब इसमें तो प्रशासन भी पैसा खा के अब कुछ भी करे। देखिए, ये भी तो दिक्कतें हैं। ये पूरी चेन हम कैसे सुधार पाएंगे? बड़ा सवाल तो यही है। एक टिप्पणी तो कर दी गई कि पुरुषों के साथ पक्षपात हो रहा है, लेकिन वो पक्षपात कई बारी महिलाओं के साथ जो होता है वो भी काफी अलग है। तो हम कहाँ से इसको देखें? हम वहीं पर आके खड़े हो जाएंगे, हम कहीं से भी देखेंगे तो। देखिए, ऐसा है कि जो कानून बनाए गए हैं वो ज्यादातर ये ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि जो महिला कह रही है वो बिल्कुल सच है और जो पुरुष है वो झूठ बोल रहा है। ये धारणा जो बनाई गई है, इस धारणा को हमें तोड़ना है, क्योंकि हम आंख मूंद करके ये विश्वास नहीं कर सकते कि जो महिला कह रही है वो सच कह रही है या जो पुरुष कह रहा है वो सच कह रहा है। कोई भी झूठा हो सकता है, कोई भी सच्चा हो सकता है।
इसका निर्णय तो न्यायाधीश को अपने विवेक, अपने अनुभव के आधार पर करना होगा। बिल्कुल महेंद्र जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। विनय कक्कड़ जी, आपकी इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी कि भाई अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि वाकई में ये अब कहीं ना कहीं ये टिप्पणी अब महिलाओं के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें अब और हो सकती, क्योंकि पहले भी बहुत सारी मुश्किलें थी, अब थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं की मुश्किलें बढ़े ना बढ़े, पर इससे कम से कम प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था, जो एक्चुअली अगर हम पुलिस की बात करें तो दो मेजर पहलू हैं जहां पे पुलिस को काम करना होता है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा क्राइम। तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं जिस एजेंसी को एनफोर्स करना है और ये देखना है कि लॉ और कानून व्यवस्था रहे, वहां पे ही अगर आप प्राइमा फेसी बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर ये जज नहीं कर पा रहे कि जो कंप्लेंट की जा रही है वो ठीक है या नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं वहां पे ट्रेनिंग और वहां पे जो व्यवस्था है उस सिस्टम की, उस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। क्योंकि जहां अब हम बात करते हैं कि पुरुष महिलाएं बिल्कुल समान हैं, हम नारी सशक्तिकरण की भी बात करते हैं और हम कहते हैं कि अब पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं है, हमारी सोसाइटी अब बिल्कुल एक जिसको कहें बैलेंस सोसाइटी की तरफ बढ़ चुकी है, तो वहां पे ये कहना कि महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। और आप इस एंगल को भी देखो कि जज साहब का भी जो एक्सपीरियंस है वो पीड़ा कहीं ना कहीं निकल के आई है कि ज्यादातर मामले जज साहब परेशान हो गए ऐसे केसेस से शायद। और बस एक बात मैं और इसमें कह दूं और अपनी बात पूरी करूं, तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे उस कानून पे जो अब कहीं ना कहीं बदलने का समय आ गया है। जो ब्रिटिश काल से चलते आ रहे हैं कानून, अगर उनमें संशोधन नहीं होता, उनके गैप्स को नहीं फिल किया जाता, तो ऑब्वियसली जो लोग ब्लैकमेलिंग करने के लिए, इनकम जनरेशन करने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए इन केसेस को यूज करते हैं, वो मिसयूज नहीं घटेगा। और हम थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे, हम बात करने लगे थे मैरिटल रिलेशंस पे, मैन एंड वुमन रिलेशन की बात पे, सोसाइटी बड़े क्या कहते हैं, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, पर यहाँ पे बात ये है कि झूठा केस, ये तो क्रिमिनल एक्ट है कहीं ना कहीं, तो जो झूठा केस कर रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, मुझे लगता है ये भी एक सोचने का विषय होगा। मेरी बात पूरी हुई। ठीक है। मौली जी, मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, दहेज प्रथा के बहुत सारे पीड़ित लोग आप भी अपने आसपास देखी होंगे, ऐसे बहुत सारे मामले होते, कुछ नहीं मिलता तो दहेज प्रथा लगा दो, और उसमें सास ससुर नंद जिनका बेचारे दूर दूर तक कोई नाता नहीं, वो भी फंसाए जाते हैं। और इस तरीके के मामले हमने देखे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कई आंकड़ों के मुताबिक पुरुष अपनी जान भी दे देते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक मेंटल हैरेसमेंट भी है। और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे कि अभी विनय जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं, और बहन जी भी यही बात कह रहे थे कि जो हाईकोर्ट के जज है उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरीके के मामले ज़्यादा देखे, जिसकी वजह से उनको ये टिप्पणी करनी पड़ी। अब समाज में सुधार कैसे आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन प्रशासन को ज़रूर अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, ताकि इस तरीके के मामले थोड़े से कम हो और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ईमानदारी से काम करें, तभी शायद ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं, थम सकती हैं और एक बैलेंस बना रह सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो कानून अभी बने हैं महिलाओं को ज्यादा एम्पावर करने के लिए, ये कानून पहले नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराने कानून है। दूसरी बात ये है कि मुद्दा यही है, जज हो या बाकी लोग हो, वो स्वविवेक का इस्तेमाल तब करेंगे जब उनके पास सही जांच और कागज आएंगे, चीजें आएंगी उनके सामने। वो चीजें सही तब आएंगी जब हमारा जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अपना काम ठीक से करें। हो क्या रहा है कि ग्राउंड लेवल पर हमारी जांच एजेंसियां काम बायस्ड तरीके से कर रही, और ये कहना, देखिए, अगर हम इस बात को एक जनरलाइज करके एक चीज मान लेंगे और फिर से संशोधनों की बात सोचने लगेंगे, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप अगर ओवरऑल परसेंटेज निकालें तो पीड़ित महिलाएं ही ज्यादा हैं। बिल्कुल, नो डाउट।
अब ऐसी सिचुएशन में बात कानून बदलने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमें निष्पक्ष रूप से नीचे के स्तर पर अपनी जांच एजेंसियों को मजबूत करना होगा, निष्पक्ष जांच लानी होगी। और हाँ, इस बात का समर्थन मैं भी करती हूँ कि बगैर पूछताछ के, बगैर पुख्ता जानकारी के पहले कदम पर ही उठाकर जेल में डाल दो, ये जरूर थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि तय बात है कि तुरंत आप किसी को जेल में डाल देंगे तो जांच तो हो ही नहीं पाई, और उस वक्त जो हैरेसमेंट हो चुका होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बिल्कुल मौली जी, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं, जेके भल्ला जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके भल्ला जी, अपनी बात को पूरा रख सकते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे निमंत्रण किया। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा नाम जेके भल्ला, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सारे दामोदर से गुजर चुका है, और मजे की बात तो ये है कि मैंने आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने अपनी 2 लड़कियों को पाला, और बीवी ने वही 4 लाइनें लिख दी, मारता है, पीटता है, डॉरी मांगता है, बस कर दो अरेस्ट। ना मुझे अरेस्ट किया गया, ना नथिंग, लेकिन पुलिस से जानकारी करी अच्छी तरह, और उस औरत को दोषी माना गया। तो मेरा कहने का मतलब ये जो कानून बना है, ये जो समाज की लोअर तबके की लेडीज हैं उनके लिए है। ये जो पढ़ी लिखी औरतें, ये तो पैसा कमाना चाहती हैं, इससे पैसे का खेल है। ये पढ़े लिखों के लिए कानून होना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ जो हमारी महिलाएं गरीबी रेखा में है, बेचारे गांव में है, उनके लिए होना चाहिए। ठीक है जेके भल्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गिरीश शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, और अपनी राय रख सकते हैं आप। हमारे विचार से ये जो घटनाएं हैं वो सामाजिक कारणों से घटित होती हैं। अपराधियों द्वारा क्रूरतापूर्वक जो घटनाएं की जाती वही अपराध है। बाकी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो बदलते परिवेश में सरकारों की तमाम नीतियों के कारण बिगड़ती ही चली गई। हम देश की महिलाओं का सम्मान घटता जा रहा है। पुरुष प्रधान समाज की रचना हमने 38 सालों में कर ली है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसी महिला को बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का उतना प्रभाव देश में नहीं पड़ता है जितना प्रधानमंत्री का पड़ता है। महिला को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सीमा जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी इस पर, कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये जो पहली सीढ़ी है, वहीं पर अगर प्रशासन शासन अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो मुझे लगता है लोगों को तकलीफें थोड़ी कम होंगी, और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट को भी इस तरीके की टिप्पणियां नहीं देनी पड़ेंगी आगे। अनम्यूट कीजिएगा सीमा जी। यस मैम। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बजाय एक्यूज जिसे बनाया गया है उसे जेल में डालने, पहले उसके भी पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रूफ हैं, जो एलिगेशन उसके लगाए गए हैं उनके खिलाफ, उनको लेकर एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करें, तो काफी हद तक जो फॉल्स एलिगेशन है उनसे छुटकारा मिलेगा। सेकेंड थिंग मैम, प्राइमा फेसी अगर कोई केस लॉन्च हो भी गए और किसी को बेल मिल भी गई, तो सबसे पहले हमें उसकी कंसल्टेंसी का काम भी करना चाहिए, ताकि जो एक मेंटल ट्रॉमा में चला गया है उससे उसको बाहर निकाला जा सके। वो कोर्ट की प्रोसीडिंग तो ज्वाइन करे, बट अपनी जान के साथ कोई सुसाइड जैसा कदम ना उठाए। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि दोनों पक्षों में बैलेंस लाए। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है पुरुषों को लेकर, कि कानून जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पुरुषों के साथ पक्षपाती हैं, और ये टिप्पणी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हम अक्सर सुनते हैं, ऐसे में अब पुरुषों की सुरक्षा की बात भी कही जा रही है, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है जानना समझना कि अगर कोर्ट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी आ रही है तो इसका मतलब है कि पुरुषों के साथ भी इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जनहित में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।